लीजिएगा एकदम कि जो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे भाई, वो पिछले दिन क्या पढ़े थे कि चार्ज कैसे उत्पन्न होगा, आवेश कैसे उत्पन्न होगा। तो उसमें मैं सीधे सीधे क्या बताया था तुमको कि एक है तुम्हारा सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कितना, 2 8। एक क्या था तुम्हारा भाई क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, इसका कन्फिगुरेशन कितना, दोनों के पास बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नहीं है मतलब दोनों क्या है, अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। तो इस दोनों में समझौता क्या हुआ था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था। अब जैसे ही जिसने दिया उस पर कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज, और जिसने लिया इस पर कैसा चार्ज आया था, माइनस चार्ज। इतना चीज मैं पहले दिन बताया था आपको, है ना। अब जब इतना चीज मैं पहले दिन आपको बताया था भाई साहब, तो इसमें सीधा सीधा आपेश का क्या परिभाषा लिए थे हम लोग कि कोई भी पदार्थ का ऐसा गुण जिस गुण की प्राप्ति वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में दो बातें, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया तो कैसा चार्ज आया, और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो कैसा चार्ज आया। इतनी बातें मैं पिछले दिन आपको समझा चुका था, इसमें कोई दिक्कत है आपको। आपको मैं ये भी बताया था कि भाई साहब जो तुम्हारा आवेश है, आवेश का जो एसआई यूनिट है, जो एसआई मात्रक होगा, वो एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम्ब होगा। इस कूलम्ब को हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। तुमको ये भी बोले थे कि कूलम्ब जो है सो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इसीलिए कुछ प्रचलित मात्रक में क्या लेते हैं, माइक्रो कूलम्ब, है ना, माइक्रो कूलम्ब। तो इस माइक्रो कूलम्ब को किस चीज से डिनोट करते हैं बेटा, म्यू सी से। और तुमको क्या बोला था कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 10 का पावर 6 माइक्रो कूलम्ब होता है, या इसी को उल्टा लिखे होंगे कि 1 माइक्रो कूलम्ब इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब। दोनों एक ही बात है, ठीक ना। अरे रुपया को पैसा में बदल दिए तो पैसा को रुपया में बदल दिए, है ना, दोनों एक ही बात है। इसके बाद आपको क्या बोला था, एक मिली कूलम्ब, है ना। तो मिली कूलम्ब में क्या बोला था, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, एम सी, ठीक ना। और आपको क्या बोला था कि 1 कूलम्ब बराबर जो है सो 10 का पावर 3 मिली कूलम्ब होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या कि 1 मिली कूलम्ब इक्वल टू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब होता है। इतनी बातें मैं पिछले दिन आपको बताया था। पिछले दिन इसके बाद एसआई यूनिट के बाद बात किए थे किस चीज का, सीजीएस यूनिट का, है ना। तो इस सीजीएस यूनिट में मैं क्या बोला था, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम्ब, ठीक ना, स्टेट कूलम्ब, या फिर इसी को क्या बोलते थे, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपको क्या बोला था कि 1 कूलम्ब में 3 × 10 का पावर 9 ईएसयू होता था। और आपको याद होगा कि पिछले दिन मैं एक आपको बताया था मैग्नेटिक कूलम्ब भी, ठीक ना। तो इस मैग्नेटिक कूलम्ब का जो है सो हम लोग चीज जो है सो उल्टा लिख लिए थे, मैग्नेटिक कूलम्ब का यूनिट। इसको आज आप लोग सुधार कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें हम लिखे होंगे 1/3 × 10 का पावर 10 लिखे होंगे, और वहां कूलम्ब लिख दिए थे, तो ये गलती था। होता क्या चीज है देखिए कि 1 कूलम्ब बराबर 1/10 AB कूलम्ब होता है, 1/10 AB कूलम्ब होता है। ये चीज को थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। हम इसी को लिखने का प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ पर ईएसयू लिखना था जो हम लिखे थे वो, लेकिन कूलम्ब लिख दिए थे तो बात बराबर ही हो जाता। आप देख लेते, ठीक है। अब इसमें क्या करिएगा कि इस चीज को आपको सुधार कर लेना है थोड़ा सा, बस एक सुधार करना है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। इतना चीज हम लोग पिछले दिन तक चर्चा किए थे। इसके बाद जो एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा किए थे वो क्या था चर्चा, तो चर्चा था क्या कि भाई साहब आवेश का तो ये मात्रक की कहानी खत्म हो गई। अब आवेश के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि आपको विद्युत धारा का परिभाषा पढ़ाया था 10वीं क्लास में, मैं नहीं पढ़ाया था। तो विद्युत धारा का परिभाषा अगर आप पढ़े होइएगा तो पढ़े होइएगा क्या कि प्रति इकाई समय में, क्या, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण, प्रवाहित आवेश का परिमाण जो होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। आवेश का परिमाण क्या कहलाता है बेटा, विद्युत धारा कहलाता है। अब जरा सा ध्यान देना कि इस विद्युत धारा में
मैं क्या बोला कि प्रति इकाई समय, इकाई समय का मतलब कितने सेकंड में, 1 सेकंड। मान लो कि इधर लिखते हैं समय और इधर लिखते हैं क्या, आवेश। ठीक है, इधर लिखते हैं क्या, समय, और इधर लिखते हैं क्या, आवेश। तो मान लीजिए बेटा कि t समय में जो प्रवाहित आवेश था वो था कितना, तो एक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण कितना होगा, और एक समय में जो प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब देखो कि इसमें I के बारे में क्या बोला था कि जो I है तुम्हारा ये क्या है, करंट है। Q के बारे में क्या बोला था, ये जो Q है तुम्हारा ये क्या है, चार्ज है। और T के बारे में क्या बोला था तुमको, ये क्या है, टाइम। अब देख बेटा कि बेसिक में हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में कि इस तीनों भौतिक राशियों में से, इस तीनों भौतिक राशियों में से कौन सा राशि आधारी राशि है और कौन सा राशि व्युत्पन्न राशि है। तो आपको पता होगा कि दुनिया में केवल कितनी आधारी राशियां हैं, इस 7 आधारी राशि में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, और टाइम है कि नहीं है, मतलब चार्ज इसमें नहीं है भाई। तो ये चार्ज जो है तुम्हारा, ये चार्ज कैसा राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब हमको एक बात बताओ कि अगर चार्ज व्युत्पन्न राशि है तो यहाँ से Q बराबर IT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये भी आधारी राशि और ये भी, अब जरा सा याद करो दोस्त, बीमा का परिभाषा क्या था कि किसी भी भौतिक राशि में आधारी राशि का जो पावर होता है, किसी भी भौतिक राशि में आधारी राशि का जो पावर होता है, घात होता है, उसी को क्या कहते हैं। तो यहाँ करंट का बीमा कितना है दोस्त, और टाइम का बीमा कितना है दोस्त। अब तुमको ये चीज याद होगा कि मास के लिए हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल, लेंथ के लिए क्या लिखते थे, लेंथ के लिए लिखते थे कैपिटल L, टाइम के लिए क्या लिखते थे, कैपिटल T। अच्छा, करंट के लिए क्या लिखते थे, करंट के लिए लिखते थे A या फिर I, A या I दोनों में से। टेम्परेचर के लिए क्या लिखते थे, टेम्परेचर के लिए लिखते थे K या फिर थीटा, K या फिर थीटा। T टाइम के लिए लिखते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या था, इसके बाद था कैंडेला, है ना। तो कैंडेला के लिए हम लोग क्या लिखते थे, CD। और एक चीज और था, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, है ना। एक चीज और था क्या, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की मात्रा। तो इसके लिए बेटा क्या लिखते थे, इसके लिए क्या लिखते थे, MOL। डायमेंशन में सारा यही यूज करते थे। अब देखो कि यहाँ पर 2 आधारी राशि है, एक करंट और एक, तो एक बात बताओ कि अगर तुमको कोई कहे कि Q का बीमा क्या होगा, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिए, मतलब बात किस चीज की हो रही है, बीमा की। अब बताओ भाई कि Q का बीमा कोई पूछे कि बताओ इसमें द्रव्यमान है क्या, इसमें लंबाई है क्या, इसमें समय है क्या, इसमें करंट है क्या, कितना पावर है समय का दोस्त, इसीलिए पावर नहीं लिखे। पावर नहीं का मतलब कितना, और टाइम का कितना पावर है, और करंट का भी कितना पावर है, समझ में आया कि नहीं। तो ये लिखें, चाहे इसी को शॉर्टकट में आप लिख दें, Q इक्वल टू कितना, AT, या फिर आपका मन, तो आप इसी को लिखें TA, जो लिखने का मन हो। बात समझ में आई कि नहीं इतनी। अब देख, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई थी, बीमा तक की बात मैं पिछले दिन आपको क्लियर कर दिया था। अब आज से जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एकदम नया पॉइंट, नई चीजें। तो देखो अभी जो डेफिनेशन था अपना, अभी जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन क्या था दोस्त, Q इक्वल टू IT, है ना। अब जरा सा इसमें बात बताइए कि I जो है वो I क्या है, विद्युत धारा है। और विद्युत धारा के बारे में मैं आपको बताया था कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, टेंसर है सर। कुछ लोगों के मन में क्या है, लेकिन टेंसर अगर नहीं होता था तो क्या मानते थे, अदिश मानते। तो भाई विद्युत धारा को अभी मानो क्या, अदिश। अब देखो कि ये अदिश है, और दूसरा चीज जो टाइम है, ये टाइम भी तुम्हारा क्या है, समय। और समय के बारे में भी जो तुम जानते हो ये कैसा राशि है, अदिश राशि। अब तुम बताओ कि वेक्टर में तुमको हम कभी गुणनफल पढ़ाए हुए हैं क्या, गुणनफल पढ़ाए हुए हैं। अब इस गुणनफल में हम तुमको क्या बताए थे कि अगर स्केलर को स्केलर से गुना करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। अच्छा, ये बताए थे कि अगर स्केलर को तुम वेक्टर से गुना करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। और भाई साहब अगर तुम वेक्टर को वेक्टर से गुना करोगे तो वेक्टर डॉट वेक्टर होता था, तो इक्वल टू स्केलर आता था। और अगर वेक्टर क्रॉस वेक्टर होता था तो क्या आता था,
इतना चीज याद है कि नहीं? वेक्टर क्रॉस वेक्टर बराबर क्या आता था? वेक्टर आता था। अगर इतना चीज याद है दोस्त, तो ये बताओ कि Q इक्वल टू आई टी में आई भी है तुम्हारा कैसा राशि? अदिश राशि। और समय भी है कैसा राशि? अदिश राशि। इसका मतलब अगर कोई आदमी पूछे आपसे कि Q कैसा होगा, तो आप क्या कहिएगा? क्योंकि ये दो अदिशों का क्या है? गुणनफल है। और दो अदिशों का गुणनफल हमेशा क्या आता है? नींद आ रहा है? तुम्ही को बोल रहे हैं मास्क। जाओ उठ के थोड़ा घूम फिर के पानी वानी पी के आ जाओ। सुबह सुबह नींद आ रहा है, क्या बात है यार। रात भर वैलेंटाइन मना रहे थे क्या? अरे यार। अच्छा तुमको हम बता देते हैं, सुनो। कल हम पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम कम एनर्जी में हैं। नहीं ना लग रहा था? हम भर रात नहीं सोए थे। क्या सर, आप भी वैलेंटाइन मना रहे होंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं था। मेरा दोस्त आया था, समझे? जो हम कभी कभी चर्चा करते हैं ना कि मेरा नाम सुमित कुमार सिंह, मेरे साथ पढ़ाता था, इसका नाम सुजीत कुमार सिंह लगता था, वही आया था। 2 ढाई साल के बाद आया था, उसका बीपीएससी का एग्जाम था, सिवान में सेंटर पड़ा था। तो उसी से बतियाते बतियाते सुबह हो गया। हम बोले अब सोएंगे तो क्लास छूटेगा, स्कूल भी और यहाँ भी। कहे कि सोते ही नहीं है। 2 बजे यहाँ पढ़ा के गए, हाथी घोड़ा बेच के सो गए आराम से। ठीक ना? तो रात में जगिए तो ये पोटेंशियल लेके क्लास में आइए कि हम क्लास में रेसिस्ट कर पाएं। और अगर नींद आ रहा है, इसका मतलब आप क्लास में उपस्थित नहीं है। शरीर से तो उपस्थित हैं, मन कहीं और विचरण कर रहा है। तो मन को शांत करिए, ठीक है? और नहीं तो फिर बर्दाश्त का दवाई खाइए। चलिए देखिए भाई साहब, अब यहाँ से क्या मिला तुमको? कि जो आवेश है वो कैसा राशि है? तो अब यहाँ से ये बताओ कि हम पॉइंट करके ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश जो है वो विद्युत आवेश कैसा राशि है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। अब कोई कारण तो नहीं ना पूछोगे कि क्यों है अदिश राशि? सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए, रटना एक भी चीज नहीं है, एक एक चीज को एकदम सीखते चले जाना है, अपना काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब देखो कि अभी यहाँ से जो हम लोग शुरू किए थे, वो था कहानी क्या आपका? आवेश के गुण। क्या था? आवेश के गुण या फिर प्रकृति। गुण या फिर प्रकृति। इसको आप लिख सकते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? चार्ज। ये हेडिंग लगा के ये सब चीजें लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट जो बना वो क्या बना आपको? कि विद्युत आवेश जो है वो एक कैसा राशि है बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? अब जब इतना समझ में आ गया है तुमको, तो ये बताओ कि सदिश राशि को जोड़ने के लिए हमको किसी विशेष नियम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। बीजगणितीय जोड़ सकते हैं। 2 3 5 होता है, और 2 और -3 को जोड़ेंगे तो -1 होगा, है ना? अब देखो इसमें कि अगर ये अदिश राशि है, जो पॉइंट आप लिखे हैं, वो पॉइंट जो आप लिखे हैं, वो पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? कि जो आपका विद्युत आवेश है वो कैसा राशि है बेटा? विद्युत आवेश अदिश राशि है। अब अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो इसको सामान्य बीजगणितीय नियम के द्वारा जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है? अदिश राशि है, अतः इसे अतः इसे सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है कि नहीं? सामान्य बीजगणितीय। अब बीजगणितीय का मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक ना? सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है। अब देखिए कि इसका मतलब क्या है, इसको एकदम समझना है, एक एक प्रॉपर्टी को सीखते चले जाना है। अब देखिए इसमें कि सामान्य बीजगणितीय का नियम क्या, हम आपको बोले हैं क्या? कि आवेश 2 तरह के होते हैं। आवेश कितने तरह के होते हैं? एक कौन सा? पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा? नेगेटिव। अब देख बेटा कि पॉजिटिव का मतलब कूलॉम में अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव आवेश को कितना लिखेंगे? +2 कूलॉम, +5 कूलॉम, +3/5 कूलॉम। इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जो नेगेटिव आवेश है उस नेगेटिव आवेश को तुम -2 कूलॉम, +5 कूलॉम, -3/5 कूलॉम, इस तरीके से तुम कुछ भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब देखो कि कुछ चार्ज जो है वो प्लस में है, और कुछ चार्ज है किसमें? माइनस में है। अब देखिए कि कुछ चार्ज प्लस में है और कुछ चार्ज किस चीज में है? माइनस में है। तो आप जरा सा सोचिए कि मेरे पास
मेरे पास एक बॉल है, ये है आपके पास एक बॉल कोई सा, ये मान लीजिए कि आपके पास है एक बॉल, ठीक है। अब इस बॉल पर हम क्या किए कि पहले एक आवेश रखे जिस आवेश का परिमाण था मान लीजिए +2 कूलम, ठीक है। उसके बाद हम इस पर एक आवेश रखे जिसका परिमाण था -3 कूलम, फिर हम इस पर एक आवेश रखे जिसका परिमाण था +6 कूलम, फिर हम इस पर एक आवेश रखे जिसका परिमाण था -2 कूलम। अब आपसे अगर कोई पूछे, कोई कहे कि इस बॉल पर अगर जो टोटल चार्ज है, जो कुल आवेश है वो कितना है, तो अगर मान लो कि ये टोटल चार्ज है Q, मान लो क्या कि ये टोटल चार्ज कितना है Q, तो बेटा जो Q बराबर लिखोगे, यो Q बराबर लिखोगे, देखो बीज गणितीय योग का मतलब होता है क्या कि चिन्ह के साथ जोड़ना है आपको। बीज गणितीय योग का मतलब एक शब्द में क्या कि चिन्ह के, तो जो बेटा प्लस में चार्ज है उसको जोड़ना है और जो माइनस में चार्ज है उसको क्या करना है। तो देखो तो प्लस वाला कितना है 2 कूलम +6 कूलम, अब माइनस वाला कितना है -3 कूलम माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 कूलम प्लस में और 5 कूलम माइनस में, तो हो जाएगा कितना +3 कूलम। मतलब अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि बेटा ये Q बराबर कितना आया, तो Q बराबर कितना आया +3 कूलम। बीज गणितीय योग का मतलब समझ में आया आपको कि नहीं आया। आवेश कैसा राशि है बेटा, अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसका मतलब इसको सामान्य बीज गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है। अब देख कि आवेश कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक ना। ये सब समझ जाओगे ना, ये पूरा पूरा लिख दे हिंदी, समझ जाओगे, ठीक ना। एक है क्या धन आवेश और एक है क्या ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब क्या बेटा कि प्लस साइन के साथ रहेगा अलग अलग आवेश, ऋण आवेश का मतलब क्या कि माइनस साइन के साथ रहेगा अलग अलग आवेश। अब देखिए कि इसको जोड़ना है तो कैसे नियम, सामान्य बीजगणित का नियम। तो सामान्य बीजगणित का नियम का मतलब क्या कि साइन के साथ जोड़ना, जो प्लस में है वो प्लस में और जो माइनस में है उसको माइनस में जोड़ना। तो जितना भी चार्ज था सारे चार्ज को हम लोग क्या किए, लिख लिए, जोड़ घटा करके आंसर ले आए, देखे कि +3 कूलम है। अब देखो कि किसी वस्तु पर कुल आवेश धनात्मक भी हो सकता है, अगर माइनस वाला ज्यादा होता तो ऋणात्मक भी हो सकता है, और अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर होता तो शून्य भी हो सकता है ना। तो किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ये भी एक क्या हुआ, गुण हो गया। तो एक गुण तो ये था कि अदिश राशि है तो बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ेंगे। अब यहीं से एक दूसरा नियम तुम देखो कि दूसरा नियम क्या, देखो कि किसी भी पदार्थ पर, ठीक ना, किसी भी पदार्थ, अब पदार्थ का जब भी बात करेंगे तो कैसा पदार्थ, चालक पदार्थ, ठीक ना। आवेश का जब भी बात करेंगे तो कैसा पदार्थ मान के चलना है, चालक। वैसे बाद में बताएंगे कि कुचालक पर भी आवेश बनता है, ठीक ना, कुचालक पर भी आवेश बनता है। तो किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश का परिमाण जो है वो क्या क्या हो सकता है बेटा, कुल आवेश का परिमाण, कुल आवेश का परिमाण पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, ये पहला गुण है ना। चलो देखो अब दूसरे गुण का बात जरा सा करते हैं। तो आप देखिए कि आप जरा सा याद करिए भाई कि जब आपके पास सोडियम था और जब आपके पास क्लोरीन था, तो इस दोनों पर अभी आवेश कितने थे, 0, कोई आवेश नहीं। लेकिन जैसे इस सोडियम ने इस क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, जैसे ही सोडियम ने अपने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो लेने वाला कर्जा में चला गया, ये Cl हो गया था क्या, Cl, और ये Na हो गया था क्या, Na। अच्छा एक बात बताओ कि आवेश की उत्पत्ति कितनी हुई, एक पॉजिटिव और एक, तो भाई साहब आवेश जब भी बनेगा, आवेश जब भी बनेगा तो जोड़े में बनेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साथ में बना कि नहीं बना, बना कि नहीं। अगर अब देखो कि इस दोनों को हम मिला दें तो फिर से क्या बन जाएगा, NaCl, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, फिर से क्या बन जाएगा, Na। अब NaCl जो बन गया, अब देखो कि अगर हम Na+ और +Cl माइनस कर दें तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब जरा सा इस पर बताइए कि इस पर कोई आवेश है क्या, ये पदार्थ कैसा है,
ये पदार्थ जो है वो आवेशहीन है या उदासीन है? कैसा है? आवेशहीन है या? तो एक चीज देखिए कि आवेश उत्पन्न भी हो रहा है तो दो पेयर में, और न्यूट्रल भी हो रहा है तो पेयर में। दोनों खत्म हो गया। मान ले शादी हुई, अकेले अकेले शादी कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेकअप करना है तो भी अकेले नहीं कर सकते हैं। तो ये देख कि अगर इसको ब्रेकअप करना है, अग, अभी इस पर नहीं आए हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो सारी बातें समझ में आएगी। चार्ज को फ्रैक्शन के लिए या नहीं के लिए एक प्रॉपर्टी पर आएंगे सबसे अंतिम में। क्या वो लिखे हैं उसको भूल जाइए अभी। वो बस उदाहरण आपको दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। समझे ना? फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बहुत बड़ा है। समझे? पार्टिकल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अभी चर्चा करेंगे ये चीज ना। तुम एक दो क्लास अभी करो तब तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, कितना चार्ज पॉसिबल है और कितना पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें हम तुमको एक एक करके सिखाएंगे। ठीक ना? तो इस पर अभी डिस्कस नहीं करना है। अब बताइए क्या बोला कि चार्ज अगर उत्पन्न हो रहा है तो भी जोड़े में, और अगर उदासीन हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है तो भी किस चीज में? भाई ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है, मान ले कोई दो इलेक्ट्रॉन देता तो दो पॉजिटिव तो दो, और अगर उस दोनों को मिला देते तो फिर से कैसा? आवेशीन। तो मैं बता रहा था क्या शादी करना है तो अकेले में शादी नहीं कर सकते, कम से कम जोड़ा होना चाहिए। जोड़ा होना चाहिए, दो होने चाहिए ना शादी करने के लिए, एक मेल और एक। अरे आजकल तो मेल मेल में भी कर ले रहा है ना? एक दो केस आया है सुनने में, छोड़ो। अब देखो बेटा कि अगर मान लो ब्रेकअप करना है तो भी दो लोग चाहिए, है ना? तो अगर चार्ज क्रिएट करना है तो भी पेयर में, और अगर चार्ज को न्यूट्रल करना है तो भी पेयर में। तो यहां से आप जो दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो आवेश के बारे में लिखेंगे। क्या? कि आवेश हमेशा हमेशा क्या होता है? जोड़े में उत्पन्न होता है। आवेश हमेशा क्या होता है? जोड़े में उत्पन्न होता है, तथा क्या? जोड़े में ही नष्ट भी होता है। तथा जोड़े में नष्ट। अब नष्ट ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको आप लिख लीजिए क्या? न्यूट्रल। ठीक ना? जोड़े में ही क्या होता है? न्यूट्रल भी होता है, तथा जोड़े में ही नष्ट न्यूट्रल होता है। ये भी क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी हो गया आपका, है ना? इस प्रॉपर्टी में क्या देखे कि चार्ज अगर उत्पन्न हो रहा है तो भी जोड़े में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और अगर चार्ज न्यूट्रल हो रहा है तो भी जोड़े में हो रहा है। मतलब दो चार्ज मिला, एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो गया? न्यूट्रल। एक पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिला करके न्यूट्रल कर सकते हैं क्या? या एक साथ खाली हम चाहें कि Na+ हो, Cl- नहीं हो, ये कर सकते हैं क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सोडियम, मान लो हम सोडियम है और मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हम इसको कहीं फेंक दें चुरा करके, तभी मेरे पे पॉजिटिव आएगा अकेले का। लेकिन इसको फेंकेंगे तो कहीं भी तो नहीं फेंक देंगे, किसी ना किसी के ऊपर बम मारेंगे। अब किसी ना किसी के ऊपर बम मारेंगे तो कर्जा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर कोई चाहेगा कि हम खाली पॉजिटिव बन जाएं, या अगर कोई चाहेगा कि हम खाली नेगेटिव बन जाएं, ये नहीं हो सकता। जब भी होगा तो एक पॉजिटिव बनेगा तो साथ में उतना ही नेगेटिव भी बनेगा। मतलब चार्ज बनेगा भी तो किस चीज में? जोड़े में, और नष्ट भी होगा तो। समझ में आया इतना बात? ये दो प्रॉपर्टी समझ में आया कि नहीं? आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है कि विद्युत आवेश के गुणों को लिखें। अब 2 नंबर में पूछेगा तो दूगो बढ़िया बढ़िया गुण लिख देंगे, अब बताएंगे कौन सा बढ़िया गुण है कौन सा खराब गुण है। गुण कोई खराब नहीं होता है, ठीक ना? लेकिन उसमें जो सबसे सुपीरियर है वो 5 नंबर में पूछेगा तो 5-7 को गुण लिख देंगे, काम हो जाएगा, है ना? तो क्या करना है कि आपको इस गुण को यहीं से समझते चले जाना है, बहुत रटने का जरूरत नहीं पड़े। और बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है, इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखो दूसरा चीज, ये दो प्रॉपर्टी तुम्हारा हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी जरा सा देखो कि तीसरे में एक बात बताओ कि इसी कहानी में जो तुम्हारे सोडियम और क्लोरीन की कहानी थी, क्या सर आपको कोई दूसरा नहीं आता है क्या? खाली सोडियम क्लोरीन सोडियम, समझने में सबसे आसानी है ये। चलो देखो, अब सोडियम ने क्या किया था? इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था, और ये जो है सो बन गया था क्या? तुम्हारा Cl। और ये जो बन गया था क्या? तुम्हारा Na। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब कुछ दिया कि नहीं? अब मान ले मेरा दोस्त आया जिसको कल मेला घुमाने ले गए थे, नहीं आया है? आया है, हाँ प्रिंस आया है। चलो सुनो, अब एक बात बताओ तुम कि मैं इसको 1 रुपया दिया था अपना, 1 रुपया दिया था कि नहीं? 1 रुपया दिया था तो वो कर्जा में चला गया था, हम पॉजिटिव हो गए थे, यही ना? एक बात बताओ कि द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा।
अरे हम जो इसको 1 रुपया दिए हैं उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, बहुत कम ही सही लेकिन होगा कि नहीं होगा। तो हम अगर उसको देंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं, मेरा घटेगा कि नहीं, घटेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ उत्पन्न होता है, मतलब द्रव्यमान भी आवेश के उत्पन्न होने पर प्रभावित होता है। अब जैसे देख, तुमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए -31 है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, लेकिन है तो, बहुत छोटा है लेकिन है तो अब आप बताइए कि इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका द्रव्यमान में इतना का बढ़ोतरी होगा कि नहीं, और सोडियम के द्रव्यमान में इतना घटेगा कि नहीं, घटेगा कि नहीं। तो आप लिखेंगे क्या कि आवेश उत्पन्न होते ही द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ठीक ना। आवेश के उत्पन्न होने से क्या होता है, आवेश के उत्पन्न होने से, आवेश के उत्पन्न होने से द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। क्या होता है, द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है, ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित होता है। अब देखो इसमें कि जैसे ही आवेश उत्पन्न होगा तो द्रव्यमान भी प्रभावित होगा, स्थानांतरित होगा। लेकिन अब इसमें आप देखिए कि अगर हम बात करें किसका, Na+ के द्रव्यमान का, और अगर हम बात करें सामान्य Na का, है ना, Na+ के द्रव्यमान का, Na+ का द्रव्यमान लिखो, इसको मिटाओ थोड़ा, रुक जाओ, अरे यार केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जो भी होता है। Na+ का इधर बात कर रहे हैं किस चीज का, द्रव्यमान का, और इधर बात कर रहे हैं किसके, सामान्य Na का द्रव्यमान, ठीक ना, का द्रव्यमान। अब आप इसमें ये बताइए कि Na जो पहले था उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तब जाकर के Na+ बना। मैंने इसको 1 रुपया दिया था तब मैं पॉजिटिव हुआ था। तो अभी जो मेरा 1 रुपया मेरे पास है, अभी जो मेरा द्रव्यमान है 1 रुपया, ये इसको हम दे दिए तो अब मेरा द्रव्यमान घट गया कि बढ़ गया, तो हम सुमित थे तब मेरा द्रव्यमान, और अब देने के बाद सुमित प्लस हो गए तब मेरे द्रव्यमान में घटा कि बढ़ा, घट गया, क्यों कि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो दे दिया तो भाई मेरा द्रव्यमान घट गया, इसका मतलब Na+ का द्रव्यमान क्या होगा, Na से कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, Na+ का द्रव्यमान Na से क्या होगा, कम, क्योंकि Na के पास पूरा इलेक्ट्रॉन 11 का 11 था, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घट गया कि नहीं घट गया, घट गया, तो इसका द्रव्यमान कम हो गया कि नहीं हो गया। अब यहीं पर आप देखिए कि अगर बात किया जाए Cl का, तो आप बताइए कि Cl- का द्रव्यमान, Cl- का द्रव्यमान और Cl का द्रव्यमान, इस दोनों में आप ये बताइए कि किसका द्रव्यमान अधिक होगा और किसका कम होगा। Cl- का ज्यादा होगा, क्यों कि Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, मेरे से 1 रुपया लिया है, तब इसका नेगेटिव चार्ज आया है। मतलब इस Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, लेकिन इस Cl- के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। इस Na+ के पास, Na के पास था कितना, 11 इलेक्ट्रॉन, इस Na+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन घट गया तो द्रव्यमान क्या होगा, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये देखिए कि धन आवेश का द्रव्यमान, ठीक ना, मूल द्रव्यमान से कम होता है ना, और ऋण आवेश का द्रव्यमान मूल द्रव्यमान से ज्यादा होता है। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो यहां से ये भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या कि जो धन आवेश का द्रव्यमान होता है, जो धन आवेश का द्रव्यमान होता है, वो धन आवेश का द्रव्यमान, धन आवेश का द्रव्यमान जो होता है वो मूल द्रव्यमान से, ठीक ना, मूल द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, मूल द्रव्यमान से कम होता है। अब देखो कम होता है तो इसमें हम तुमको उदाहरण बताए थे क्या, अभी उदाहरण लिए थे क्या भाई साहब, उदाहरण लिए थे किसका, Na का और Na+ का। तो यहाँ पर देखो अगर बात करो किस चीज का, मास ऑफ Na+, है ना,
Na+ का द्रव्यमान, और अगर इधर आप बात करिए किस चीज का, मास ऑफ Na का, तो आपको सीधे सीधे बताए थे क्या कि Na+ का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, और Na का द्रव्यमान क्या होता है। बात समझ में आई थी, कारण समझ में आया था कि नहीं, कि बेटा चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अब जिसने लिया उसका द्रव्यमान बढ़ गया और जिसने दिया उसका द्रव्यमान, मान ले यार मेरे पास 1 किलो चावल है और वो 1 किलो चावल मैं तुमको कर्जा दे दूं, तो मेरा द्रव्यमान 1 किलो घटेगा कि नहीं घटेगा, और तुम्हारा द्रव्यमान 1 किलो बढ़ेगा कि नहीं। तो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मेरा द्रव्यमान घट गया, और तुम नेगेटिव चार्ज हो तो तुम्हारा द्रव्यमान। तो भाई साहब इसी तरह से अगला पॉइंट आप क्या लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा ये कि जो ऋण आवेश का द्रव्यमान होता है, जो ऋण आवेश का द्रव्यमान होता है, ये ऋण आवेश का द्रव्यमान क्या होता है, मूल द्रव्यमान से अधिक होता है। ठीक ना, मूल द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखो इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखो, अभी क्या Cl के बारे में पढ़े थे, है ना। Cl के बारे में क्या पढ़े थे भाई, कि यहाँ पर अगर बात करें मास ऑफ Cl- का, है ना, और अगर यहीं पर बात करें किस चीज का, मास ऑफ Cl का, तो देखिए Cl- हुआ था तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया था, अधिक। तो Cl का जो मूल द्रव्यमान है, Cl- का द्रव्यमान उससे क्या है, अधिक है। Na का जो मूल द्रव्यमान है, Na+ का द्रव्यमान उससे क्या है, कम। तो हमेशा याद रखना है कि धन आवेश का द्रव्यमान जो है सो मूल द्रव्यमान से क्या होता है, कम। क्यों कि इलेक्ट्रॉन दे दिया है, दे दिया है, देगा तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, देगा तो घटेगा। और Cl- ऋण आवेश का मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, और लिएगा तो, समझ में आ रहा है, तो द्रव्यमान भी क्या होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, कि द्रव्यमान हमेशा जो है सो आवेश के साथ साथ स्थानांतरित होगा। आवेश स्थानांतरित होगा तो दो तरह का आवेश बनेगा, एक धन आवेश और एक, तो धन आवेश में इलेक्ट्रॉन दिया दिया तो द्रव्यमान घटेगा, और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन लेगा तो द्रव्यमान। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जब इतना समझ में आ गया तो भाई साहब एक चीज और आप देखिए, अभी तक ये हम लोग कितने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं, 3 प्रॉपर्टीज के बारे में। एक प्रॉपर्टीज में क्या था, पहला में कि अदिश राशि है, सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ सकते हैं। अगला में क्या पढ़े थे कि पॉजिटिव नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव या शून्य हो सकता है, तो यहीं से जो अगला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे वो क्या, कि आवेश हमेशा जोड़े में उत्पन्न होता है और जोड़े में ही नष्ट भी होता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी हम आपको क्या बोले थे, कि द्रव्यमान के साथ, तो आवेश हमेशा जो है सो द्रव्यमान भी द्रव्यमान के साथ ही स्थानांतरित होता है। अब द्रव्यमान के साथ स्थानांतरित होता है तो तुम देखो कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान इसका क्या हुआ, घट गया, है ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो आवेश हमेशा क्या होगा, द्रव्यमान के साथ साथ स्थानांतरित होगी। कोई ऐसी बात जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई हो, बताइए। आ गया सारा, चलो भाई। तो अब देखो कि जो अगला प्रॉपर्टी है तुम्हारा, जो अगला प्रॉपर्टी है तुम्हारा, वो अगला प्रॉपर्टी है क्या, तो अगला प्रॉपर्टी है तुम्हारा क्या, कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत अवसर। इसी का तो इंतजार था, एक यही तो था जो हम लोग जानते थे, है ना। चलो चलो ठीक है, चलो देखो। तो बेटा क्या पढ़े थे, कि जो समान आवेश होंगे, समान आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित। और विकर्षित का मतलब जानना क्या, रिपेल, ठीक ना, रिपेल, रिपल्सन, ठीक ना, रिपेल ईच अदर, विकर्षित करते हैं, करते हैं। एवं एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब क्या, आकर्षित का मतलब क्या, अट्रैक्ट, ठीक ना, आकर्षित करते हैं। जरा सा देखो कि समान आवेश, समान आवेश का मतलब क्या हुआ, समान आवेश का मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए कि एक ये है +Q1
पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा एक है ये मान लो क्या कि प्लस Q2, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब बताइए कि दोनों समान आवेश है कि विपरीत आवेश है? तो समान आवेश है तो ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? विकर्षित करेगा, तो ये इधर के तरफ बल लगेगा और इस पे इधर के तरफ बल लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तभी ना विकर्षण हुआ। अगर मान लो कि इधर है -Q1 और इधर है क्या तेरा -Q2, अब देखो कि ये दोनों कैसा है, समान की विपरीत? समान आवेश है। तो भाई साहब जब ये समान आवेश है तो ये दोनों भी एक दूसरे को विकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा, तो ये इधर के तरफ और ये इधर के तरफ, है ना? अब देखो कि अगर अगर विपरीत आवेश हो, विपरीत आवेश हो का मतलब क्या कि मान ले कि ये है +Q1 और ये है क्या -Q2, है ना? अब देखिए कि ये दोनों कैसे आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये भी इधर के तरफ बढ़ेगा और ये भी इधर के तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? ये तो सर पहले से जानते थे, मजा आ गया ये जानकर। अब देख फिजिक्स में क्या कहते हैं कि प्रकृति को पढ़ते हैं, और प्रकृति ने दो चीजों को बनाया है, एक क्या मेल और एक क्या फीमेल। तो देखो मेल और मेल में सामान्यतः क्या रहता है, रिपल्सन। फीमेल और फीमेल में सामान्यतः क्या रहता है, लेकिन मेल और फीमेल में क्या रहता है, अट्रैक्शन। ये प्रकृति का नियम है। अब छिछोरपंथी से मत सोचना, अपने घर में आ जाओ। अब घर में आ जाओ क्या कि तुम अगर दो भाई होगे तो दोनों भाई में हमेशा, लेकिन अगर एक बहन भी होगी तो बहन से हमेशा भाई को प्यार रहता है। अच्छा तुम लड़के लोग ये बताओ कि तुमको मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से ज्यादा प्यार है? मम्मी से। लड़की लोगों को पापा से। अब ये तो फिलॉसफी वाली बातें होगी कि पापा से या दोनों से, है ना? लेकिन जनरली ये होता है कि लड़कों को अपने माँ से ज्यादा प्यार होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन दिख रहा है ना? और लड़कियों को सामान्यतः पिता से ज्यादा प्यार होता है। यहाँ भी देखिए कि अपोजिट फेज में अट्रैक्शन। लेकिन अगर लड़का रहे और पिताजी को वहां देख ले तो यहीं से घूम जाएगा। क्या? सेम पोल में रिपल्सन। हम भी यही करते हैं, अरे हम भी यही करते हैं। वैसे मेरे पापा से ज्यादा फ्रेंडली कोई नहीं, लेकिन हम देख लेंगे कि अगर दरवाजे पे पिताजी किसी के साथ बैठे हुए हैं तो हम पीछे वाले रास्ते से आंगन होके घर में घुसेंगे, जो कि हमको घूमना पड़ जाता है लंबा चौड़ा। दरवाजा से हम डायरेक्ट घर में नहीं घुसते हैं, ठीक ना? तो ये आप कहिए या तो सेम फेज में रिपल्सन, या फिर आप कहिए उनका सम्मान, ठीक ना, कि बेटा मेरे सामने से नहीं जाता है, ठीक ना? चलिए ये चीजें समझ में आई कि नहीं? ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो भाई कि इसके बाद का जो गुण है, इस तरह से अगर हम लोग गुण को गिनाने लगेंगे तो ये बहुत सारी गुण हो जाएगी। अब देखो कि एक गुण क्या है कि अगर मान लो कि ये एक चार्ज्ड बॉडी है और इस पे चार्ज है कुछ भी +Q, ठीक ना? इस पे चार्ज है कितना, +Q। तो ये अभी अगर रखा रहेगा तो भी इस पे चार्ज कितना रहेगा, +Q ही, बदलेगा नहीं। लेकिन ऐसा देखो कि ऐसा सोचो कि ये मान लो कि एक गाड़ी है, ये मान लो क्या है, एक गाड़ी, और ये गाड़ी टॉप से खुला हुआ है, ऊपर से क्या है, खुला हुआ। अब इस गाड़ी में हम क्या करते हैं, सुनो, अब इस गाड़ी में हम क्या करते हैं भाई, इस गाड़ी में हम भरते हैं बैलून। इस गाड़ी में हम भर क्या दिए हैं, बैलून। इस गाड़ी में क्या भर दिए हैं, बैलून। अच्छा तुम ये बात बताओ कि अगर ये गाड़ी भी वेलोसिटी से आगे जाएगी तो ये बैलून पीछे की तरफ उड़ उड़ के बाहर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। अब मान लीजिए कि अगर एक गाड़ी है जो चार्ज से भरी हुई है, एक गाड़ी है जो चार्ज से भरी हुई है, +Q1 +Q2 -Q1 कुछ भी जो भी, ठीक ना? इस तरीके से अलग अलग चार्ज से भरी हुई है, और ये कितने भी वेलोसिटी से जाए तो इससे चार्ज बाहर नहीं जाएगा। क्यों? कि चार्ज को बाहर जाने के लिए मैं पहले ही आपको क्या बोला हूं कि चार्ज को बाहर जाने के लिए पहले कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको हम दे सकें या जिससे हम ले सकें। तो भाई ये गाड़ी जा रही है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब जब दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं है भाई साहब, तो ये बताइए, तो ये चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस चार्ज पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो किसी भी चार्ज्ड बॉडी को वेग में ला देने से, किसी भी चार्ज बॉडी के वेग में परिवर्तन करने से, या विराम से उसको गति में ला देने से उस पर के आवेश पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो एक ये भी क्या है, गुण है कि किसी आवेशित कण को किसी आवेशित कण को किसी आवेशित कण को गति में लाने से किसी आवेशित कण को गति में लाने से या गति में परिवर्तन से लाने या गति में परिवर्तन से या गति में परिवर्तन से उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तन से उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तन से उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज आप, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हमको नहीं आता है, सर्च कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, नहीं बढ़ा कैसे देंगे? क्या कह रहे हो ये बताओ, कि ये ऐसे 3 कूलम का बह रहा है, चल रहा है। अच्छा, हाँ तो ये खुला ही है, ले चल रहा है। और बोलो, इस पर 3 कूलम है पहले से, 2 कूलम बढ़ा दिए, प्लस में कि माइनस में? पहले ये तो अगर इस पे +3 कूलम का है और फिर से हम +2 कूलम डाल देंगे तो जुड़ के हो जाएगा ये कितना, +5 कूलम। लेकिन अगर ये माइनस में डालेंगे तो हो जाएगा कितना, +1 कूलम। समझ में आया? तो बढ़ेगा कि घटेगा, हम चार्ज डाले हैं तो कोई जरूरी नहीं है हमेशा बढ़ेगा। उस पर पहले से जितना चार्ज है, अगर उसी प्रकृति का हम आवेश उस पर डालेंगे तो आवेश बढ़ेगा, अगर विपरीत डाल देंगे तो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। क्या? इसका वेग सुनो, अब अगर तुम चर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा मैकेनिक्स में चर्चा करो। v वेलोसिटी से है, मान लो इसका मास था पहले m, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m भी होगा कि नहीं? अब देखो, अगर इस पर तुम चार्ज डाले हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मास में बहुत छोटा सा चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा? और मास में चेंजिंग आएगा तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो वेग में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। लेकिन इस ट्रक के सामने में 2-4-5 कूलम द्रव्यमान का वैल्यू बहुत निग्लिजिबल है, इसीलिए मान के चलेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखोगे तो प्रभाव पड़ेगा। क्यों? कि ये mv देख लो और कैनेटिक एनर्जी भी देख लो, ½ mv², दोनों द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो वेग घटेगा, अगर द्रव्यमान को घटाएंगे तो द्रव्यमान को कैसे घटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज डाल के। पॉजिटिव चार्ज अगर डालेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। द्रव्यमान घटेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस सब चीज पर बहुत डिस्कशन यहाँ नहीं करना चाहिए, है ना। बस ये चीज जानना है कि अगर कोई आवेशित कण है, किसी भी आवेशित कण को हम रुका हुआ है, अगर उसको हम गति में ला देंगे तो उससे आवेश का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई बहुत क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश जितना है उतना ही रहेगा। और अगर हम उसके वेग में परिवर्तन भी लाते रहे तब भी उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए कि आप लोग जाने हैं क्या, इससे पहले वाले नियम में, कि एक समान आवेश जो है तो एक दूसरे को क्या करता है बेटा, प्रतिकर्षित करता है ना, विकर्षण होता है। और विपरीत आवेश जो है तो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो कि एक बॉडी है, अगर मान लो कि एक बॉडी है, ये एक ये बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पर हम क्या किए कि हम इलेक्ट्रॉन मान लो डाल रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज इस पर डालेंगे तो मान लो कि यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन डाले, इसका तो किसी के साथ कोई रिपल्सन नहीं होगा, नहीं होगा, कोई है ही नहीं अगल बगल में, तो लड़ेंगे किससे। अब एक इलेक्ट्रॉन हम और डाले इस पर, अब इस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक इलेक्ट्रॉन हम और बढ़ा दिए, क्या हो रहा है, और रिपल्सन। एक इलेक्ट्रॉन हम और बढ़ा दिए और क्या हो रहा है, और अधिक रिपल्सन, है ना। क्यों? कि नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है। तो किसी भी कण पर जैसे जैसे आवेश के परिमाण को आप बढ़ाइएगा, उसके आवेशों में क्या होगा, विकर्षण का मात्रा उतना ही अधिक बढ़ने लगेगा। अब तुम देखो कि आवेश बढ़ाने से, आवेश को बढ़ाने से क्या हो रहा है बेटा, विकर्षण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विकर्षण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तुम ये बात बताओ
कि मान लो ये तो स्मूथ सरफेस है, मान लो कि अगर कोई सा कर्व्ड सरफेस टाइप का रहे, ऐसा बॉडी कुछ, अब यहाँ पे क्या है, नुकीला सतह है। अब इस पर हम क्या करें, अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, अब सीधे प्लस या माइनस चार्ज लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्लस चार्ज आ रहा है, डाल रहे हैं तो माइनस। अगर प्लस चार्ज भी इस पर रहेगा तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि हम इस पे चार्ज डाल रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं, बहुत अधिक हम इस पर चार्ज डाल दिए, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बहुत अधिक जो हम पॉजिटिव चार्ज हम डाले हैं, तो इसमें उतना अधिक रिपल्सन होगा कि नहीं। अब तुम एक चीज सोचो कि जहां पर जगह अधिक है वहां पर तो ये फैल जाएगा, लेकिन जहां पर जगह कम है वहां से क्या होगा, भागना चाहेगा रिपल्सन के कारण। अब है क्या भाई, तो इसके सराउंडिंग में मौजूद है क्या, हवा, धूलकण, बहुत सारे पदार्थ जो है सो यहाँ पर मौजूद है, हवा धूलकण इत्यादि यहाँ पर मौजूद है सारा चीज। अब देखो कि हवा धूलकण ये भी जो है ये पदार्थों का बना हुआ है, ये क्या है, पदार्थों का बना हुआ है। तो मान लो कि इस बॉडी के संपर्क में एक पदार्थ इस धूलकण का ऐसा आया, अब ये पदार्थ है तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं, होगा। तो अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव वाले को कहेगा आजा आजा मेरे तरफ आजा, खींचेगा, और पॉजिटिव वाले को क्या कहेगा, चल बेटा मेरे से दूर रह, है ना। अब धीरे धीरे क्या करेगा कि ये इसको अपने में सटाएगा, और एक प्लस एक माइनस को क्या करेगा, ये न्यूट्रल कर देगा, और इस प्लस को कहेगा कि बेटा अब तुम हवा में घूमो। समझ में आ रहा है बात, क्या कहेगा, इसको हवा में तुम घूमो। अब क्या हो रहा है कि देखो कि इस शार्प कॉर्नर पे ही ऐसा हो रहा है, क्यों कि इधर जगह है थोड़ा सा, इधर कम रिपल्सन है, लेकिन जहां पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, नुकीला सतह बन रहा है, वहां पर क्या है, चार्ज का रिपल्सन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। मान लो यहाँ से छुट्टी हुई तो यहाँ पर जगह है, तुम लोगों में कम रिपल्सन है, लेकिन छुट्टी हुई अचानक सब निकलते हैं तो गली में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है ना। तो गली क्या हुआ, संकीर्ण जगह हुआ। अब संकीर्ण जगह पर क्या है, बहुत ज्यादा जाम आ गया। अब जाम आ जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा, चट चट भागना चाहिएगा इसमें से। तो ऐसे ही चार्ज भी क्या करता है, भागना चाहता है, लेकिन सर अभी चार्ज के बारे में आप बताएं क्या, कि चार्ज किसी को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता है, किसी न किसी को पकड़ना पड़ेगा जिसको हम देंगे। तो ये पकड़ेगा किसको, ये अगल बगल मौजूद हवाओं में जो कण है उन कणों को ये पकड़ेगा, और उन कणों को पकड़ के क्या बोलेगा बेटा, कहेगा कि देख तेरे पास तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, हाँ है, पदार्थ है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है। तो कहेगा देख मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव वाले को मेरे तरफ आने दो, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव वाला इसके तरफ आया, पॉजिटिव वाला को इधर लाया। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये है पॉजिटिव बाहर में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके हो गया क्या, न्यूट्रल। अब ये क्या कहेगा कि तुम तो पॉजिटिव है बेटा, तुमको तो हम आने नहीं देंगे, चलो भागो। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये हवा में आ जाएगा, है ना। अब हवा में आ गया तो ये क्या किया, अपना एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, कम कर दिया एक नेगेटिव के साथ करके। तो इस तरह से क्या होता है इस प्रोसेस को, कि जो इसमें प्लस माइनस था, मान लो एक ही नहीं रहेगा, 2 4 5 10 50 रह सकते हैं। अभी क्या करेगा कि जैसे इस कण को अपने नजदीक में लाएगा, अच्छा इसको मैं मिटा दूं, ये जितना भी मैं कचरा किया हूं फ्रेश में लिखते हैं, है ना। अब फ्रेश में लिखते हैं तो देखिए कि क्या होगा, अब देखते रहिए किसके साथ होगा क्या, जरा सा देख लीजिए, सुनिए। अब मान लीजिए क्या कि इसके बगल में हम एक ऐसा कण रखें जिसके पास बहुत सारा, सुनिए, ये कण था हवा का जिसके पास कुछ प्लस भी था कुछ माइनस भी था, ठीक है। अब ये कण धीरे धीरे चल के आया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, माइनस वाले को अपने तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट, और प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अब देखो कि यहां से कुछ माइनस और यहां से कुछ प्लस मिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और इस प्लस को कहेगा चल बेटा बाहर, इसको क्या कहेगा, चल बेटा बाहर। तो तुम देखो इस तरह से इसका चार्ज क्या हो गया, घट गया। अब इसका जो चार्ज घट गया, तो किसी भी संकीर्ण जगह से जो चार्ज का डिस्चार्जिंग हो रहा है, घट रहा है चार्ज, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। आपसे पूछ देता है परीक्षा में 2 नंबर में कि कोरोना डिस्चार्ज से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे सीधे कहिएगा कि किसी भी चार्ज बॉडी के, किसी भी चार्ज बॉडी के शार्प कॉर्नर से संकीर्ण जगह से जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, किस कारण से, तो हाई रिपल्सन के कारण से।
अब इसी प्रोसेस, डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। इसको आज समझ गए, और इसको समझ गए तो इसको मैं अगले दिन लिखवा दूंगा। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और रह गया है तुमको पढ़ाने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें है एक कंजर्वेशन, और एक है क्या? क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण और संरक्षण। इस दोनों पर हम लोग पढ़ेंगे, और अगले दिन से आपका न्यूमेरिकल का कहानी स्टार्ट हो जाएगा एक लेवल में। फिर अगले दिन एक थ्योरी बताएंगे आपको, क्या कि जो चार्ज जनरेट हो रहा है, ये चार्जिंग का प्रोसेस क्या क्या है? केवल हमेशा रगड़ने से चार्ज होता है क्या? और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे एक दिन। और फिर उसके बाद कूलम्ब्स लॉ शुरू होगा। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। ठीक है, चलिए।